नमस्कार, मैं इंदु सहारण स्वागत करती हूँ सबका साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे नागार्जुन का साहित्यिक परिचय। देखिए, नागार्जुन हिंदी साहित्य का एक जाना पहचाना नाम है। तो आइए सबसे पहले उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में जान लेते हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं, जो कि नागार्जुन है, ये नाम इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पश्चात अपने लेखन कार्य में इस उपनाम का प्रयोग इन्होंने प्रारंभ किया था। मैथिली भाषा में रचना करने के लिए ये यात्री उपनाम का इस्तेमाल करते थे और मैथिली भाषा में ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार या रचनाकार हुए हैं। इनको इसी भाषा में रचना के लिए या मैथिली भाषा में लिखित इनकी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मार्क्सवादी विचारधारा से ये प्रभावित थे, अर्थात इनके काव्य में भी हम देखें तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो हमें देखने में मिलती है, क्योंकि ये गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसे पाटने के पक्षधर थे और गरीबों को प्रेरित करना चाहते थे कि वो संघर्ष करें अपने हक और अधिकारों के लिए। इसीलिए इनके काव्य में मार्क्सवादी विचारधारा देखने में मिलती है। ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। वैसे तो हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और इस धर्म से ये जिस व्यक्ति के कारण प्रभावित हुए थे वो थे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन से प्रभावित होकर ही इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और राहुल सांकृत्यायन इनके गुरु भाई भी माने जाते हैं। अर्थात एक ही गुरु से दोनों प्रभावित हुए, दोनों ने शिक्षा ग्रहण करी, तो ये वो इनके गुरु भाई भी माने जाते हैं। तो आइए आगे जानते हैं इनके जन्म के बारे में। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में बिहार के सतलखा गांव में हुआ। जो सतलखा गांव है ये दरभंगा जनपद में स्थित था और वहाँ पर 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था, माता का नाम उमा देवी। लेकिन इन्हें माँ का सुख बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाया, क्योंकि जब ये 6 साल के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था। इसीलिए इनका बचपन कोई बहुत खुशी वाले माहौल में नहीं बीता। अभी तो इनको अपने बचपन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनकी संतान के बारे में अगर बात करें तो इनकी 2 पुत्रियां और 4 पुत्र थे, यानी 6 संतानें थे इनके। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने स्थानीय अपने ही जहाँ इनका जन्म हुआ था वही स्थानीय जो स्कूल था उसमें संस्कृत में प्राप्त की। संस्कृत विषय में ही ये बनारस से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से और बाद में जो उच्च शिक्षा प्राप्त की वो भी संस्कृत भाषा में ही प्राप्त की थी। उसके पश्चात मैथिली में जो ये रचना करने लगे थे उसमें सबसे बड़ा योगदान था पंडित सीताराम झा का, क्योंकि पंडित सीताराम झा से ही इन्होंने मैथिली भाषा की बारीकियां सीखी थी, जो व्याकरण मैथिली भाषा की सीखी, जिसके कारण ये मैथिली भाषा में अच्छी रचना करने लगे। तो वो सीताराम झा थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर सन 1998 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये उनके जीवन के बारे में है, जीवन के विशेष पहलू यहाँ पर बताए गए हैं। उसके पश्चात जो इनका संपादन कार्य है और पुरस्कार व सम्मान, देखिए इनका जो संपादन कार्य है वो इन्होंने 2 पत्रिकाओं का मुख्य रूप से संपादन कार्य किया। एक तो थी दीपक, ये मासिक पत्रिका थी, मासिक यानी महीने में एक बार निकलती थी ये पत्रिका। दूसरी थी विश्व बंधु, ये साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार। तो 2 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। मैथिली काव्य रचना पत्रहीन नगनगाछ, मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। पत्रहीन नगनगाछ पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मैथिली भाषा में ये रचना की थी पत्रहीन नगनगाछ, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिंदी अकादमी दिल्ली का इनको शिखर सम्मान प्राप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के द्वारा इनको भारत भारती पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। भारत भारती, ये एक ही नाम है, भारत भारती पुरस्कार। बिहार का राजेंद्र पुरस्कार भी इनको दिया गया था हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने के कारण। जो ये तीनों हैं ये हिंदी साहित्य में योगदान के कारण इनको प्राप्त हुए, और जो मैथिली भाषा में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ वो मैथिली भाषा के कारण इनको दिया गया। तो ये इनके संपादन के बारे में और पुरस्कार के बारे में है। देखिए नागार्जुन जो है ये मैथिली भाषा में तो रचना करते ही थे, इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत और मैथिली भाषा के ही ज्ञाता थे। इन्होंने हिंदी, बंगला,
और भाषा में भी अपनी लेखनी चलाई है, यानी दोनों ही भाषाओं में अच्छी लेखनी इन्होंने चलाई है। इसमें हिंदी की कविताएं भी हैं जो हमारे सिलेबस में है, और इसके साथ साथ बांग्ला भाषा पर भी इन्होंने अपनी लेखन कार्य किया है। नागार्जुन के जो कविताएं हैं वो किसी एक विषय को लेकर नहीं लिखी गई, उसमें अलग अलग विषय है या इनकी जो रचनाएं हैं उनमें विविधता है। कारण क्या है? क्योंकि जो नागार्जुन है ये एक जगह रुककर नहीं रहते थे, स्वभाव से फक्कड़ थे और घुमक्कड़ थे। घूमने के कारण इनके जो शब्द हैं वो साधारण बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन बात इन्होंने बिल्कुल प्रखर की है, अपनी वाणी को इन्होंने प्रखर रखा है, जिसमें ये ऐसे लगता है कि किसी से इनको झिझक नहीं थी। जहाँ जैसी बुराई देखी, जैसा भ्रष्टाचार देखा, चाहे वो राजनीति है चाहे वो समाज है, प्रत्येक विषय को, इसके साथ साथ इनके काव्य में प्रकृति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको बचपन से ही, जब माता नहीं रही तो अपने पिता के साथ ही रहते थे, और पिता के साथ एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह इनका जाना होता था। इसके कारण बचपन से इनके स्वभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने की जो विचारधारा या प्रवृत्ति है वो इनके स्वभाव में बचपन से ही शामिल हो गई थी। और बाद में भी ये इनका विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के पश्चात भी ये अपने घर पर नहीं रहे थे। अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ये या तो भारत भ्रमण पर रहे या एक जगह से दूसरी जगह ये जाते ही रहे थे। श्रीलंका भी गए थे, चाहे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। तो इसी कारण इनके जो विचार हैं उसमें विविधता है। कभी प्रारंभ में इन्होंने मैथिली भाषा में रचना की, और मैथिली की जो कविताएं हैं उनकी एक छोटी बुकलेट छपवाई, जिसको ये अपने जीवन यापन के लिए रेल के डिब्बों में जाकर बेचा करते थे। और उसके पीछे इनकी मंशा क्या थी? ताकि अपनी पत्नी और पिता का भरण पोषण किया जा सके, अर्थात अपने परिवार का गुजारा किया जा सके। लेकिन उसमें भी ये ज़्यादा कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद ये लुधियाना आ गए थे, वहाँ पर ये इन्होंने अपना गुरु बनाया और उसके सानिध्य में ये साहित्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। तिब्बत यात्रा भी की इन्होंने। तो ये सब कई सारे इनके स्वभाव की विशेषताएं हैं, जिसके कारण इनके लेखन में विविधताएं हैं। तो आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं उनमें युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। खंड काव्य में भस्मांकुर ये इनका मुख्य खंड काव्य है। उपन्यासों में इनकी विशेष योगदान है। उपन्यास साहित्य में इनका विशेष योगदान है, जिसमें वरुण के बेटे, हीरक जयंती, बदचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, बाबा बटेसर नाथ, जमनिया और सरस्वतिया, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं जो हिंदी साहित्य को समृद्ध करते हैं। इसके बाद अगर देखें कहानी में कहानी संग्रह लिखे, कहानी का इनका जो संग्रह है उसका नाम है आसमान में चंदा तैरे। ये इसमें कई कहानियां संकलित हैं। निबंध संग्रह है अनहीनम और क्रियाहीनम, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अनुवाद में गीत गोविंद, मेघदूत और विद्यापति के गीत या विद्यापति की कहानियाँ, ये इनके मुख्य अनुवादित रचनाएं हैं। जो नागार्जुन ने अनुवाद कार्य किया है ये इनकी मुख्य अनुवादित रचनाएं हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं। आइए अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। साहित्य में, हिंदी साहित्य में इनका विशेष योगदान रहा, और उस साहित्य में किन किन मुद्दों को लेकर इन्होंने रचनाएं किया, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक यथार्थ का चित्रण। देखिए, क्योंकि ये किसी एक विशेष जगह से जुड़े हुए नहीं रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक समाज से दूसरे समाज में चलते फिरते रहे, इसीलिए समाज में जो जैसा देखा वैसा यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। वो चाहे समाज में गरीब वर्ग का चित्रण है, वो चाहे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव है, वो चाहे समाज में नारी की दशा है, या समाज में कोई भी समस्या है, उन सभी समस्याओं का इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है अपने काव्य के माध्यम से। अर्थात इसमें चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ दिया हो। सभी प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको शामिल किया है, और साफ, सरल और स्पष्ट भाषा में उन विचारों को या उन समस्याओं को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उठाया है। उसके बाद है समसामयिक राजनीतिक चित्रण। देखिए, उस समय के अनुसार जो राजनीति थी वो कोई बहुत अच्छा राजनीतिक काल हमारे यहाँ भारत में नहीं था। हम पहले ही गुलाम थे किसके? अंग्रेज़ों के। तो ऐसे समय में जो राजनीति है वो कोई अच्छी दशा में नहीं थी।
हम आज़ादी चाहते थे, संघर्ष चल रहे थे और उन आज़ादी के संघर्षों में स्वयं नागार्जुन ने भी अपना योगदान दिया। इन्होंने चाहे चंपारण का किसान आंदोलन था या बिहार का किसान आंदोलन था, उसमें अपना विशेष योगदान दिया। इसके साथ साथ जो क्रांति चल रही थी, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उसमें भी इनको कई बार कारावास में जाना पड़ा था। तो कारावास में जाने के कारण इनके जो विचार थे वो और ज़्यादा दृढ़तापूर्वक उभर कर सामने आ रहे थे। वहाँ पर रहकर इन्होंने साम्यवाद के बारे में काफ़ी अध्ययन किया और उसी अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि वो विचार इनके कविताओं में भी उभर कर आने लगे। तो समसामयिक जो राजनीति थी उसमें इन्होंने नेहरू का विरोध किया है। गांधीवादी विचारधाराओं के जो अनुयायी थे उनको भी कटघरे में खड़ा किया है। यहाँ पर साम्राज्यवादी देश और ब्रिटेन के साथ जो विदेश नीति का निर्धारण हो रहा था उसका भी इन्होंने तीव्र विरोध किया है। यहाँ पर जो पंक्तियाँ दे रखी है, जैसे पंडित जी जाने वाले हैं रानी के दरबार में, अपने ही हाथों गूंथेंगे मोती उनके हार में। ये नेहरू के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तत्कालीन राजनीतिज्ञ थे, राजनीति में सक्रिय थे, उनके बारे में वो इन्होंने विचार अभिव्यक्त किए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंतोष का भाव था तो उसको दबाए रखा, उसको प्रखर रूप से अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त भी किया है। फिर है साम्यवादी व्यवस्था का यशोगान। यशोगान यानी गुणगान करते हैं किसका? साम्यवाद का। साम्यवाद क्या कहता है? समाज में एकता को स्थापित करना। एकता किसमें? उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में। साम्यवाद यही कहता है मजदूर वर्ग को उसका स्थान प्राप्त होना चाहिए, समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए, उसके हक और अधिकार देने चाहिए। जो रूस से प्रारंभ हुई थी साम्यवादी विचारधारा, उससे ये बहुत प्रभावित थे और अपनी कविताओं में भी उस विचार को इन्होंने स्थान दिया है। फिर है राष्ट्रीय भावना। ये राष्ट्र प्रेम से जुड़े हुए कवि थे, इसीलिए इनके काव्य में राष्ट्रीय भाव दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राष्ट्र में चलने वाले जो आंदोलन थे उसमें भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है अपनी, और इसी कारण ये राष्ट्र प्रेम के भाव से ओतप्रोत थे। समाज को अगर आगे बढ़ाना है, देश को अगर आज़ाद करवाना है तो राष्ट्र से प्रेम करना ज़रूरी है। राष्ट्र से अगर प्रेम नहीं होगा, राष्ट्र के प्रति अगर प्रेम का भाव नहीं होगा तो समाज भी उन्नति नहीं कर पाएगा। ऐसा इनका विचार था और इसीलिए इनके काव्यों में राष्ट्र प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश की सामाजिक स्थिति कैसी है, कैसे हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो चीन ने भारत पर आक्रमण किए या अन्य जो आक्रमण हो रहे थे भारत पर, या भारत की जो राष्ट्र की दिशा थी, जो हमारी भारतीय राष्ट्र की भौगोलिक सीमाएं थी, उनकी रक्षा कैसे की जाए, वहाँ कैसे दुर्दशा हो रही है, उसके बारे में, यानी ऐसे बहुत से विचार थे जो इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्र से जुड़े विचार अभिव्यक्त किए हैं। उसके बाद है नारी के प्रति दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण? प्रगतिशील दृष्टिकोण। प्रगतिशील विचारधारा से ये नारी का विकास करना चाहते हैं। कैसे? क्योंकि ये मानते हैं कि नारी केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, नारी केवल एक इस्तेमाल की वस्तु नहीं है। नारी को ये महत्व देते हैं, नारी को ये पूजनीय मानते हैं, उसको सम्मान देते हैं। इसीलिए जो समाज में बाल विवाह, बेमेल विवाह या विधवा के पुनर्विवाह का जो समर्थन नहीं था, उसके प्रति विरोध का भाव, इस प्रकार के विचार इनके काव्य में देखने में मिलते हैं। नारी के प्रति ये मानते हैं कि यथार्थवादी और प्रगतिशील जो दृष्टिकोण है वो नारी के लिए हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि एक दाम्पत्य जीवन की नींव नारी ही है। नारी ही है जो एक परिवार को खड़ा कर सकती है, परिवार का विकास कर सकती है या उसकी परवरिश कर सकती है। इसीलिए नारी को परिवार में पुरुष के समान ही महत्व देते हैं। नारी पुरुष के पीछे चलने वाली नहीं है या पुरुष पर आधारित नहीं है, पुरुष पर नारी अपना जीवन नहीं जीती, अपितु अपने बल पर नारी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। इसीलिए ये नारी को शोषण की वस्तु नहीं समझते, या नारी के प्रति जो शोषण किया जा रहा था, समाज में भेदभाव किया जा रहा था, उसका ये अपने काव्य के माध्यम से विरोध करते हैं। उसके बाद है प्रकृति का यथार्थ चित्रण।
नागार्जुन क्योंकि घुमंतु प्रवृत्ति के थे, इसीलिए प्रकृति से जुड़े रहे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे, ऐसे में प्रकृति सौंदर्य से ये प्रभावित हुए। जैसे तिब्बत में गए तो तिब्बत की प्रकृति को लेकर इन्होंने काव्य रचनाएं लिखी, और जब दूर थे तो अपने गांव की जो भूमि है, गांव में उगने वाले जो अनाज है, वहाँ की जो सुगंध है, उससे जुड़ी हुई कविताएं इन्होंने लिखी। यानी ये जहाँ भी जाते थे तो प्रकृति से इनका विशेष प्रेम या विशेष लगाव हो जाता था, और उन्हीं विचारों को इन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया है। फिर प्रेम के प्रति पवित्र दृष्टिकोण, ये प्रेम के भाव को आत्मिक मानते हैं। प्रेम कैसा होना चाहिए? निश्चल होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और दिव्य होना चाहिए। प्रेम को अलौकिक माना है, शारीरिक प्रेम के ये विरोधी हैं। ऐसा ये अपने काव्य के माध्यम से करते हैं। जब ये अपनी पत्नी के लिए कविता की रचना करते हैं तब भी ये उनसे क्षमा मांगते हैं, तब भी उनसे कहते हैं कि वो पूजनीय है। और यहाँ पर जो प्रेम का भाव है, वो चाहे स्त्री के प्रति है, वो चाहे एक मानव का दूसरे मानव के प्रति है, वो सात्विक प्रेम है। अर्थात इनके काव्य में जिस प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है वो सात्विक और पवित्र प्रेम है। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण, देखिए कला कौन सी? लेखन की कला। उसमें नई विचारधारा के दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया है। नई विचारधारा का दृष्टिकोण कैसे? जो पहले से चली आ रही थी, जैसे काव्य को सुंदर बनाने के लिए छंद कैसा होना चाहिए, अलंकार कैसे होने चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या मुहावरों का प्रयोग करना है या नहीं करना, इन विचारों को इन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। ये संस्कृत के बहुत प्रकार पंडित थे, विद्वान थे, इसीलिए इनके काव्य में तत्सम शब्दों की तो बहुतायत है, लेकिन फिर भी ये किसी एक भाषा से जुड़े हुए नहीं थे। इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति के कारण इनके काव्य में साधारण बोलचाल के शब्दों का इन्होंने बहुत ही सुंदर उपयोग किया है, क्योंकि स्वभाव से अक्खड़ और फक्कड़ थे, इसीलिए इनकी वाणी भी स्वभाव से वैसे ही थी, और अपनी वाणी में साधारण शब्दों का इस्तेमाल करने में इन्होंने कभी संकोच नहीं किया। वैसे कवि होने के नाते इनकी काव्य रचना में जो शब्द चयन है वो तत्सम तद्भव सभी प्रकार के शब्दों का इन्होंने देशज और विदेशज सभी प्रकार के शब्द इनमें आए हैं। प्रसाद गुण इनकी काव्य की विशेषता है। मुहावरों का प्रयोग बहुत ही सहजता से हुआ है, अगर कहीं हुआ है तो बहुत ही सरलता से। उन्होंने ज़बरदस्ती कहीं पर ना तो किसी अलंकार का प्रयोग किया, ना ही किसी रस को डालने का प्रयास किया है। बिंब जो आए हैं वो स्वाभाविक रूप से है। इनके काव्य में अगर देखें तो वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, व्यंग्य रस भी विशेष रूप से इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सब स्वाभाविक हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुक्त छंद में रचित इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए अनमोल हैं, और इन्होंने जिस भी विचारधारा को लेकर या जिस भी प्रकृति को लेकर, राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर या साम्यवाद को लेकर या मार्क्सवाद को लेकर जो भी रचनाएं करी, उसके अनुसार ही इन्होंने भाषा का और शब्दों का चयन किया है अपने काव्य में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये साहित्यिक विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी, जो कि आपके सिलेबस में है। इससे पहले जो हम कविताएं कर चुके हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक डाल दिया है। और जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियो को देखिए, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।